Hello, my dear students. Today we are going to discuss the question answer of the very first chapter, chapter 1, that is from Kaveri. And the name of the chapter is How I Taught My Grandmother to Read. So we have the first true and false here. The very first question is the grandmother wanted to learn Kannada alphabet to gain independence. That is true. Second, the grandmother asked someone in the village to read Kasi Ate to her while the narrator was away. No, false. She was too embarrassed to do that now, so she didn't ask anyone. Third, the narrator was the grandmother's first teacher and taught her how to read Kannada. Yes, true. Fourth, the grandmother believed that there was no age limit for learning. Yes, true. Fifth, the grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her as a teacher. Yes, true. Sixth, the narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read. No, false. तो हमने अभी ट्रू एंड फॉल्स देख लिया, जो हमने चैप्टर को अच्छे से रीड किया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। उसके बाद ट्रू फॉल्स तो ये बहुत इजी था करना। उसके बाद देखते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। तो हमारे पास पहले कुछ पैराग्राफ्स है जो आप अपने बुक में और पीडीएफ में देख सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे लिंक में कमेंट्स में बताना, मैं उस पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपके साथ में। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रेज नेवर सीन हर क्राइंग इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज, वी हैव फोर ऑप्शंस हियर, स्ट्रॉन्ग विल्ड, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेट एंड बोल्ड। तो द आंसर इज स्ट्रॉन्ग विल्ड। Second, complete the following with the correct option from those given in the brackets. We have a question, fill in the blanks here. The question is, the grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too emotional to respond. थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूलर सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्लू के साथ कि क्या रूलर वहाँ पे सेटिंग्स दिए हुए थे चैप्टर में। तो क्या है आंसर, द फैक्ट दैट दे वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ देयर हाउस ऑन अ फुल मून समर नाइट गिव्स अस द क्लू दैट दे वर इन अ विलेज। तो जिस तरीके से आपने चैप्टर के बीच में देखा था जब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, जब हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है कि जो सेटिंग्स था, जिस समय आवा और उनकी ग्रैंड डॉटर बात कर रहे थे, जो आवा हैं वो इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही थी, तो उन्होंने उनकी जो वहाँ पे वो लोग कहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, ओपन टेरेस पे। और ओपन टेरेस पे समर में जो विलेजर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वहाँ पे रात में जो ओपन टेरेस है वहाँ पे सोते हैं। तो जो सेटिंग्स है उसको देख करके क्लियरली ये बताया जा सकता है कि वो जो जगह है वो क्या है, रूरल एरिया है, वो जो रह रहे हैं वो क्या विलेज वाला घर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टेब्लिश अ टेंडर एटमोसफेयर। किसको देख करके लगता है कि हाँ बहुत टेंडर सा एटमोसफेयर है। द लाइन आवा came and sat next to me. Her affectionate hand touched my forehead, create a gentle and warm atmosphere. तो किस तरीके से एकदम टेंडर, एकदम सॉफ्ट सा एटमोसफेयर बना हुआ था जब आवा आती हैं उनके पास में और आकर के उनके बगल में बैठ जाती हैं। जिस तरीके से उनके हाथ को और फोरहेड को टच करती है, वो जो बहुत प्यारा सा जो मोमेंट था उसके बारे में यहाँ पे जो नरेटर में बात कर रहे होते हैं कि वही जो मोमेंट है वो बहुत टेंडर सा एटमोसफेयर क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फोसाइज इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो हमारे पास जो ऊपर में चूंकि ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और सबको यहाँ पे इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। तो उनका ये जो लाइन है वो उसमें नहीं दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद देखोगे क्या है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। तो ये क्या कैरेक्टर, ये जो अब मेंशन लाइन है आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ये इसको देख करके आप उनके कैरेक्टर के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हो, ये हमसे क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है। तो इसका सही करेक्ट आंसर इज सी डिजायर सेल्फ सफिशियंसी। वो सेल्फ सफिशियंट होना चाहती हैं, वो सेल्फ सफिशियंट होकर के अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं। तो द करेक्ट आंसर इज बी। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What is the grandmother's statement? I want to be independent. अच्छा ये हमने कर लिया. Next is fill in the blanks. The grandmother's determination shows that learning has no age limit. So the answer is age limit. Complete the following with suitable reason. The narrator laughs at the grandmother's decision to take the alphabets, learn the alphabets at the age of 62 because she believes that at such an old age with gray hairs and household responsibility, it is unusual and difficult to start primary education. नेक्स्ट वन इज लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर. तो आपको दो क्वालिटीज बतानी है जो आपको चैप्टर में ग्रैंडमदर में दिख रही है. द फर्स्ट वन इज क्या है बताओ. स्ट्रॉन्ग विल पावर डिटर्मिनेशन. सी सेट अ डेडलाइन फॉर हरसेल्फ एंड वर्कड हार्ड टू मेट इट. उन्होंने किया है अपने लिए एक डेडलाइन, एक लिमिटेशन सेट करी है कि मुझे इतने दिन के अंदर द सरस्वती पूजा विच कम्स इन इन द दशहरा. तो दशहरा के टाइम जो सरस्वती पूजा आता है उसमें उनको क्या करना है, वो डेडलाइन उन्होंने अपने आप के लिए सेट किया हुआ कि वहाँ तक मैं अपने जो जर्नी है, एजुकेशनल जर्नी है, जो इंडिपेंडेंस वाली जर्नी, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी और मैं पढ़ना सीख जाऊँगी नॉवेल को खुद से. Second is humility. Despite being the elder, she was willing to become a student and even touched her granddaughter's feet as a mark of respect for her teacher. उनको नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे. She was willing to do anything for her educational journey. और उन्होंने वो क्या करती हैं अपने जो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उनके पैर को छूती हैं एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर टीचर. नेक्स्ट देखो क्या है. हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशंस अबाउट हर ग्रैंडमदर. हम कैसे बोल सकते हैं कि जो नरेटर है वो अजम्पशंस बना रही है अपने ग्रैंडमदर के बारे में. तो द आंसर इज द नरेटर assumes that learning is only for young. She initially mocks the idea because she thinks age is a barrier to memory and ability to learn new things. तो वो बोलती हैं कि ऐसे नरेटर को लगता है, स्टार्टिंग में वो उनके आइडिया को मॉक करती हैं, उनका मजाक उड़ा देती हैं. उनको लगता है, नरेटर को ये लगता है बिकॉज़ शी वाज़ टू मैच्योर टू अंडरस्टैंड ना, वो सिर्फ़ 12 ईयर की हैं और वो सोच नहीं पाती हैं कि एक एज बैरियर नहीं होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस के लिए. और उनको लगता है ऐसे कि वो दादी का एज अब ज़्यादा है, वो याद नहीं कर सकती, वो नई चीज़ों को सीख नहीं सकती हैं. फेलिंग टू रियलाइज़ हर ग्रैंडमदर्स डीप सीटेड पैशन एंड इंटेलेक्चुअल हंगर. जिस तरीके से उनका हंगर है, दादी का हंगर है, नॉट फॉर फूड नॉट फॉर फूड, जस्ट फॉर किसके लिए है, इंटेलेक्चुअल हंगर है उनके लिए, पैशन है उनमें बहुत डीपली वो डिटरमिन्ड है कि मुझे सीखना है. तो ये जो हंगर है, ये जो सीखने के प्रति जो उनका हंगर है, तो उसको वो समझ नहीं पाती हैं एंड सिमॉक्स है. नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. द फर्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है कि व्हाट व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि जो नरेटर की जो ग्रैंडमदर हैं वो बहुत एम्बैरेस फ़ील करती हैं दूसरों से पूछने में कि वो पढ़ना जब भी उनको नहीं आता है, तो वो दूसरों से वो चीज़ को पढ़वाने के लिए और उसको समझने के लिए नरेटर जब दूर होती है, नेबरिंग विलेज में होती है, तो उनको क्यों एम्बैरेस फ़ील होता है? तो इसका आंसर मुझे लगता है आपने सबने अच्छे से किया होगा, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं. She was a very private and dignified person. Asking other would mean exposing her illiteracy to people outside her family, and she felt that relying on strangers for something as personal as reading a story made her feel helpless. तो बहुत वो प्राइवेट और डिग्निफाइड पर्सन है जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने कभी इस चीज़ को किसी के सामने ऐसे एक्सपोज करना, इलिटरेसी को अपना अच्छा नहीं समझा. तो उनको बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि लोग क्या ही बोलेंगे, है ना. और वो किसी स्ट्रेंजर पे रिलाई नहीं करना चाहती थी स्टोरी रीडिंग को लेकर के, क्योंकि स्टोरी रीडिंग सिर्फ उनके लिए स्टोरी रीडिंग नहीं था, वो उस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट थी, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो ईगरली वेट करती थी. तो सिर्फ ये स्टोरी रीडिंग नहीं थी, तो वो अपने इस पैशन को, अपने इलिटरेसी को वो किसी और के सामने एक्सपोज़ नहीं करना चाहती थी और किसी और के सामने वो हेल्पलेस भी फ़ील नहीं करना चाहती थी. इसलिए दादी ने किसी और को नहीं पूछा उनके स्टोरी को रीड करने के लिए, एंड शी वाज़ वेरी मच एम्बैरेस्ड टू डू दैट. नेक्स्ट क्या है, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट ग्रैंडमदर डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62. So the answer is the narrator, being a young girl, find the idea of an old woman
लर्निंग द अल्फाबेट्स कॉमिकल। तो नरेटर को लगता है कि स्टार्टिंग में नरेटर क्यों उसका मज़ाक उड़ा देती है अपनी दादी का, क्योंकि न द नरेटर वाज़ ओनली 12 ना, वो सिर्फ़ 12 ईयर की हैं और शी वाज़ वेरी मच इमैच्योर इन द टर्म्स ऑफ इमोशनल कंडीशन। तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं। जब उनको पता चलता है कि दादी वो सीखना चाहती हैं, तो उस चीज़ को लेकर के वो उनका मज़ाक उड़ा देती है कॉमिकल वे में। शी व्यूज़ एजुकेशन एज़ अ चाइल्डहुड एक्टिविटी। उनको लगता था कि जो एजुकेशनल प्रोसेस है, जो एजुकेशन है वो चाइल्डहुड एक्टिविटी है, ये बचपन में होना चाहिए एंड डज़ नॉट येट अंडरस्टैंड द इमोशनल वॉइड हर ग्रैंडमदर फील्स बाय नॉट बीइंग एबल टू रीड। और वो इमोशनल टर्मॉइल अपने इमोशनल स्टेटस को दादी के नहीं समझ पाती हैं, जो वो समय उनकी दादी फ़ील कर रही होती बीइंग अ इलिटरेट वुमन। तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं। द नरेटर फाउंड इट फनी एंड द फाउंड इट funny that her 62 years old grandmother would want to learn कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स। तो उनको बहुत फ़नी लगता है कि मेरी 62 इयर्स की जो दादी हैं वो अब अल्फ़ाबेट्स सीखेंगी। बिकॉज़ लर्निंग अल्फ़ाबेट्स we understand that it is a childhood process and we learn alphabets in our very early age। तो इसलिए वो उनके लिए जो नरेटर हैं उनके लिए भी ये बहुत कॉमिकल बहुत फ़नी था। तो उसके बाद और क्या है, फर्स्टली बिकॉज़ इट वाज़ एन अनयूजुअल थिंग टू डू फॉर एन एज्ड लेडी एट अ विलेज। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल था कि गाँव में कोई 62 इयर्स की ओल्ड लेडी क्या कर रही हैं, वो अल्फ़ाबेट सीख रही हैं। सेकंडली, शी हैड ऑलवेज़ सीन हर ग्रैंडमदर वर्किंग इन द किचन एंड नेवर हैविंग एनीथिंग टू डू विद बुक्स। उन्होंने हमेशा से बचपन से अपनी दादी को कहाँ देखा है, किचन में। और जो किचन के हाउस होल्ड और किचन के काम करते हुए उन्होंने, जिसका बुक से कोई लेना देना नहीं है। Thirdly, her learning would not be very useful in her future as she was already 62। ठीक है? तो वही है कि उन्होंने कभी अपनी दादी को काम करने के अलावा कभी बुक्स के साथ कोई लेना-देना नहीं है। और thirdly, उनको लगता था नरेटर को कि ऑलरेडी 62 इयर्स की हैं वो, तो अब इस एज में आकर के वो अल्फ़ाबेट सीख कर के और वो क्या ही करेंगी। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। क्या सिग्निफिकेंस रखता है काशी यात्री दोनों दादी के लाइफ के बीच में। तो देखते हैं आंसर। इन द नोवेल काशी यात्री द प्रोटागनिस्ट गिव्स अवे हर सेविंग्स टू हेल्प अ पुअर गर्ल इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज। तो काशी यात्री में जो दादी थी उन्होंने क्या किया, अपनी जो उनका आर्डेंट डिज़ायर था, जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कहाँ जाने का, काशी टू वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा। तो वो उस चीज़ को नहीं करके वो क्या करती है, एक पुअर गर्ल को हेल्प करती है अपने सारे सेविंग्स के साथ में। The grandmother identified with this character because she too had never been to Kashi। और जो ग्रैंडमदर, ये जो नरेटिव की जो ग्रैंडमदर है इन रियल लाइफ, वो अपने प्रोटोगनिस्ट के साथ में अपने आप को कोरिलेट कर पाती हैं, क्योंकि उन्होंने उन वो भी कभी काशी नहीं गई, जो उनका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था। और जैसे अल्टीमेट पुण्य टू वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा, तो वो भी नहीं जा पाती, तो अपने आप को वो कोरिलेट कर लेती हैं। The story of Kasi Yatra is instrumental in bringing about a change in the grandmother's life, विच इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। और काशी यात्री ही है जो नॉवेल है, उसके चलते ही, उसकी वजह से ही दादी के लाइफ में चेंजेस आते हैं, और वही सेंट्रल थीम है इस स्टोरी का। जस्ट लाइक द प्रोटागनिस्ट ऑफ द काशी यात्री द ग्रैंड मदर टू डिजायर टू विजिट काशी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो काशी यात्री के जो प्रोटागनिस्ट है दादी, उनके जैसे ही ये भी, उनका भी स्ट्रॉन्ग डिजायर था जाने का, जो नरेटर की ग्रैंड मदर है उनका। The grandmother was desperate to know how the story proceeded, but was unable to do so when the narrator went away for a week to attend a wedding। तो जो नरेटर की जो दादी हैं, जब भी नरेटर चली जाती हैं अपने नेबरिंग विलेज में, तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता है कि नेक्स्ट क्या हुआ स्टोरी में, कैसे स्टोरी प्रोसीड कर रही है आगे। सी फेल्ट हेल्पलेस एंड स्टेयर्ड एट द पेजेस। वो बहुत हेल्पलेस फील करती हैं और बार बार पेजेस को टच करती हैं कि शायद उनको कुछ इमेज को देख करके समझ आ जाए, बट सी कांट। She was very much helpless. Her self respect stopped her from asking someone else to read out the story to her, as she would expose her vulnerability. The story of Kasi Yatri grandmother realized the importance of education for an independent life। तो वो उस चीज़ को समझ लेती हैं कि अगर मुझे पढ़ना नहीं आएगा, तो द स्टोरी ऑफ काशी यात्री की जो ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो जिस तरीके से काशी यात्री में उनकी ग्रैंडमदर हैं, उसको उनको रियलाइज़ होता है, वैसे ही रियल लाइफ़ की दादी को भी रियलाइज़ होता है इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। शी बिकेम डिटरमाइंड टू लर्न कन्नड़ फ्रॉम हर ग्रैंडडॉटर, फ्रॉम whom she made her guru। जिनको अपने वो गुरु बना लेती हैं, उनसे अपने वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखती हैं। द स्टोरी एक्टेड
as the primary motivation for her to learn to read so she could experience the journey through literature. तो जो वहाँ से उनके जो काशी यात्री नॉवेल को नहीं पढ़ने का जो उनके अंदर अ, जो जनरेट हुआ, जो इमोशनल टर्मोइल जनरेट हुआ, उसके बाद वो क्या करती हूँ, उसको पढ़ने का उनका जो हंगर है, उनका जो सीखने का जो हंगर है, वहाँ से वो स्टार्ट होता है और वही सेंट्रल थीम है कि किस तरीके से काशी यात्री एक नॉवेल चेंज कर देता है दादी के इलिटरेसी को लिटरेसी में और वहीं से उनकी इंडिपेंडेंस की जर्नी थ्रू द लिटरेचर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? What does the grandmother's desire टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स रिफ्लेक्ट अबाउट हर? जो कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखने का जो उनका डिज़ायर था वो क्या रिफ्लेक्ट करता है दादी के बारे में? क्या आप समझते हो कि दादी के बारे में उनका कैरेक्टर्स के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स हर रेज़िलेंस एंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट। वो उनके रेज़िलेंस को, उनके डिटर्मिनेशन को, उनके प्रोग्रेसिव माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। इट शोज़ दैट शी वैल्यूज़ पर्सनल ग्रोथ ओवर अ सोशल स्टेरियोटाइप एंड बिलीव्स दैट इट इज़ नेवर टू लेट टू ओवरकम्स वन लिमिटेशन। वो स्टीरियोटाइप, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो सोसाइटल नॉर्म्स को वो हटाते वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल ग्रोथ को वैल्यू देती हैं और वहाँ से उनकी जो जर्नी है लिटरेचर की वो स्टार्ट होती है और इंडिपेंडेंस की उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। वो हर एक लिमिटेशंस को ओवरकम करती हैं, हर एक ऑब्स्टिकल्स को पार करती हैं। द ग्रैंड मदर हैड स्पेंट हर इंटायर लाइफ विदाउट रीडिंग अ वर्ड। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताया है बिना एक वर्ड पढ़े हुए। However, however, her inability to read the story of Kasiyatri during the narrator's absence made her realize that she was helpless and dependent as an illiterate person. तो जब भी उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं होती है तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वो कितनी हेल्पलेस है, कितनी डिपेंडेंट है, कितनी इलिटरेट है। तो उनके नरेटर के एब्सेंस में उनको जो समझ आता है काशी यात्री नहीं पढ़ने की वजह से, her desire to learn at 62 portrays her fiercely independent स्पिरिट। तो वो जो उनका फिर वहीं से वो डिज़ायर जनरेट होता है, उनको मन में होता है कि मुझे पढ़ना है एट द एज ऑफ 62। तो ये क्या पोर्ट्रे करता है, उनका जो फियर्सली इंडिपेंडेंट स्पिरिट है, जो एकदम बेखौफ उनका जो स्पिरिट है इंडिपेंडेंस के लिए कि कैसे मुझे लिटरेट होना है। तो वो जो उनका फर्म डिटर्मिनेशन है, जो उनका फियर्सली बिहेवियर है कि नहीं मुझे कोई स्टीरियोटाइप के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे नहीं किसी के बारे में सोचना है, मुझे एट द एज ऑफ 62 उनको पढ़ाई करनी है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर इंटेलिजेंस, एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स डिस्पाइट हर एज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हर हाउस होल्ड। और इसके साथ साथ वो क्या रिफ्लेक्ट करता है दादी के इंटेलिजेंस को, उनकी बुद्धिमत्ता को, एंथुसियाज्म, उनके उत्साह को, है ना? और क्या? उनके दृढ़ निश्चय को टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, जिस जो वो सोचती हैं कि सारे ऑब्स्टिकल्स जितने भी बाधाएँ हैं रास्ते में, जो भी स्टीरियोटाइप है, जो भी विलेज सेटिंग है, जो भी है सोसाइटल नॉर्म्स है, सबको पार करते हुए यहाँ तक कि उनकी एज बैरियर को, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनके घर के प्रति है, सबको वो ओवरकम करके और वो उनकी जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। तो बेसिकली ये दादी के बहुत फर्म नेचर को, बहुत डिटरमिन्ड नेचर को, बहुत रेजिलियंस को, प्रोग्रेसिव माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट लेसन कैन वी इन्फर्न फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट? आप क्या ओपिनियन जनरेट होता है आपके मन में जब वो नरेटर के फिट को टच करती हैं? दिस एक्शन टीचर्स लेसन दैट अ टीचर डिजर्व्स रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ गुरु। Guru, age is irrelevant, only the education being only the knowledge being passed down matters। ये क्या है? मतलब कोई एज लिमिटेशंस नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। सबसे ज़्यादा क्या मैटर करना चाहिए? वो जो नॉलेज है जो पास ऑन हो रहा है वो मैटर करनी चाहिए। द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स feet despite the huge age difference teaches us that the teacher or the guru must be respected for imparting priceless knowledge। तो रिस्पेक्ट कहाँ होना चाहिए? और प्राइसलेस नॉलेज के लिए होना चाहिए। कोई एज डिफरेंस बहुत मैटर नहीं करता, कोई एज बैरियर मैटर नहीं करता है ना? द टीचर कमांड्स रिस्पेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, कास्ट, क्रीड और जेंडर। कोई जेंडर बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई कास्ट और एज ये सब बीच में नहीं आना चाहिए। इट टेल्स अस दैट वन मस्ट बी ग्रेटफुल एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द टीचर हु इनलाइटन्स, एम्पावर एंड हेल्प व्हेन टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर टीचर्स, जो हम लोगों को क्या करते हैं? इनलाइटन करते हैं, एम्पावर करते हैं, हमको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो वी शुड डू दैट।
नेक्स्ट क्या है, what does the following line tell us about the broader theme of the story? Basically, in this question we have to deal the theme of the story. तो क्या है, और in concern of this above line, now for a good cause, if we you are determined, you can overcome any obstacles. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए रेजिलेंस हो, बहुत डिटरमिन्ड हो, तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो, पार कर सकते हो. दिस लाइन highlights the theme of empowerment through education. It suggests that internal motivation is more powerful than external hurdles. तो हमारा जो इटर्नल जो मोटिवेशन है, हमारा जो विल पावर है, वो ज़्यादा पावरफुल है किससे, एक्सटर्नल हर्डल से, जो हमारे जो बाहरी ये सब रुकावटें हैं. और कौन सा रुकावटें, लाइक एज, लैक ऑफ रिसोर्सेज और सोशल एक्सपेक्टेशंस. तो हमारे ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, सोसाइटी की, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, एज है, कास्ट है, ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल हर्डल्स है. सबसे ज़रूरी क्या है, हमारा इटर्नल मोटिवेशन. The above mentioned line tells us that willpower is the primary to success. हमारा willpower सबसे important है, वही key of success है. A person with determination, positive outlook and social oriented mindset will find out a way to overcome any hindrance that comes in the path of success. अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट के साथ, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो सारे हिंड्रेंस को हम पार कर लेते हैं और हम सक्सेस हमें मिल जाती है. Education is a lifelong process, and the grandmother's determination helped her gain education and independence at the age of 62. तो यही है कि एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. जैसे स्टार्टिंग में नरेटर को लगता है कि नहीं, एट द एज ऑफ 62 व्हाट विल शी डू आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, वो क्या कर लेंगी अल्फ़ाबेट सीख करके. एट दिस एज उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है अल्फ़ाबेट्स लर्निंग. तो ऐसा नहीं है, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. और ग्रैंड मदर का जो डिटर्मिनेशन है वो उनको हेल्प करता है लिटरेट होने में एट द एज ऑफ 62. और सिर्फ लिटरेट होने में नहीं, हर जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस थ्रू द लिटरेचर. नेक्स्ट क्या है, आई होप आपको के लिए बहुत यूज़फुल होगा ये पीडीएफ, और आई होप आप लोग अच्छा करोगे इसको पढ़ करके. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस. कैसे है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल, हाँ कैसे सपोर्ट करता है ये पर्सनल इंडिपेंडेंस को, जो वैल्यूज़ है ये सब कैसे होता है, इसमें देखते हैं. द स्टोरी इज हाईली इफेक्टिव as it portrays literacy not just as a lack of skill but as a lack of freedom. तो इलिटरेसी जो है वो सिर्फ लैक ऑफ स्किल नहीं है, बिकॉज और लैक ऑफ फ्रीडम भी है. ये सिर्फ लैक ऑफ स्किल नहीं है इलिटरेसी, वो क्या है, लैक ऑफ फ्रीडम भी है. क्योंकि दादी तब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई, तब तक उनको अपने आप में अच्छा फील नहीं हो रहा था, जब तक वो लिटरेट नहीं थी. By the end, the grandmother's ability to read the title of the book herself symbolizes her graduation into independence. She is no longer dependent on anyone to access the world of information and stories. अब जब दादी अपने आप से जब सरस्वती पूजा वाले दिन अपने आप से जब वो टाइटल पढ़ लेती हैं स्टोरी नॉवेल का, पब्लिशर्स नेम पढ़ लेती है, तो वहाँ से उनकी जो जर्नी होती है इंडिपेंडेंस की वो स्टार्ट हो जाती है. उनको लगता है कि मुझे मतलब क्या है, सब कुछ मिल गया. उसके बाद वो कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं. अब उनको इन्फॉर्मेशंस और स्टोरीज और ये सब जानने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. द स्टोरी थ्रू द ग्रैंड मदर्स रियलाइजेशन दैट एवरीथिंग इज fertile if one illiterate and independent is very effective in making people realize that importance of being educated. अगर आप illiterate हो तो फिर अगर realization हो जाता है तो फिर समझ आ जाता है ये चीज़ कि बहुत ज़रूरी है educated होना. Education empowers from within and help to support personal independence. जो education है वो आपको empower करता है और अपने आप में आपको feel होता है personal independence का. The the grandmother overcome her helplessness by learning to read at the age of 62. This shows there is no age limit of getting educated and being independent. तो इनका जो overcome करना, जो independence, जो उनका टाइटल को पढ़ लेना, अपने आप में सब कुछ सीख लेना, अपने गुरु से की हर एक बातों को मान करके अपने जर्नी को बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करके उसको ख़त्म करना. तो ये जो सब कुछ है ये शो करता है, ये आपको दिखाता है कि देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग
फॉर गेटिंग एजुकेटेड एंड बीइंग इंडिपेंडेंस। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है, अगर आप चाहते हो पढ़ाई करना और इंडिपेंडेंट होना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आप इफ़ यू हैविंग अ बुक और पीडीएफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, जिसको फ्रेज है और उसको मैच द फॉलोइंग वाला है, जिसको आप करना है। आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। सिंक और स्विम, इसको आप किसके साथ मैच करोगे? सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। सेकेंड है ऑनर ऑफ, समटाइम्स, ओकेजनली। थर्ड है मिक्स एंड मैच, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ possibilities. All of nothing, something to be done completely or not at all. Fifth है part and parcel, complete part of belong to. Sixth है pick and choose, choose only the best thing people to see. Sooner or later, at some time in the future, leaps and bounds increase or develop very quickly. उसके बाद आपको जो एवं जो बायोनॉमियल्स थे उसके साथ आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जो आप खुद से कर लोगे करोगे। उसके बाद है आपके पास रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। आपके पास क्या है, कुछ यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके साथ आपको प्रीफिक्स सेट करना है, और प्रीफिक्स को सेट करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। तो हियर आर सम वर्ड्स: पॉपुलर को अनपॉपुलर, बिलीव को डिसबिलीव, इंपॉर्टेंट को अनइम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट को इनकरेक्ट, कंटिन्यू को डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंड को मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग, पॉसिबल इम्पॉसिबल। आई होप आपको बहुत ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। मैंने इसको बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की, इसलिए इसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया, बिल्कुल लेंदी नहीं बनाया है। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल।